इतना टफ टाइम देखा है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए क़यामत की तरह था। तो जब कहते हैं ना कि इंसान समंदर में उतरता है तो गहराई का अंदाज़ा तभी होता है। बहुत सारे लोग आज एक ही बात कर रहे हैं, सुबह का सूरज निकलने से पहले दुनिया बदल जाए। पूरी इनोवेशन फैक्ट्री अब इस एक प्रोजेक्ट में आने जा रही है। गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर उमर खान ओके साहब, और ये एक पॉडकास्ट है जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था इनसे थोड़ा सा टाइम निकालें और कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली डिस्कस नहीं होती आपके बारे में, तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करें, ताकि क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते हैं। चंद एक दोस्त हैं जो ऑलरेडी हल्का अहबाब में हैं, वो जानते हैं कैसे स्ट्रगल है, किस तरह लाइफ आगे बढ़ी। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से फेमिलियर नहीं है, उनको लगता है कि यार कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस है शायद ओवरनाइट हो गई है। तो इसलिए आज मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम दें, चंद एक ऐसे सवालात, और इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, इनकी तरफ से भी नहीं है, मेरी तरफ से भी नहीं है, तो रेंडमली मैं पूछूंगा ताकि कुछ अच्छा, कुछ और ज़्यादा हमें उमर खान साहब के बारे में जानने को मिल सके। आप सब जानते हैं कि लोग इनको मुख्तलिफ नामों से पहचानते हैं। मोहम्मद उमर खान साहब के नाम से लोग पहचानते हैं इनको, जो है वो लोग क्रिप्टो गुरु के नाम से पहचानते हैं। इसी तरह एक बहुत पॉपुलर जो है वो नेम इनके लिए यूज़ होता है मिस्टर उमर खान ओके। तो सबसे पहला मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपको लोग ओके क्यों कहते हैं? ये नाम खुद आपने अपने लिए चूज़ किया है, किस तरह से ये नाम आपके लिए आया? बिल्कुल, ये नाम मैंने ख़ुद से सिलेक्ट किया था। उमर खान और उमर का ओ और के का खान का के, ये दोनों मिला के तो एक, जिस तरह आप देखते हैं दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं जाके लाइफ में अपना निकनेम ऐड हो जाता है। तो इससे पहले कि दुनिया मेरा कोई निकनेम रखती, मैंने कहा पहले ही रख लें। सही ब्रांड आइडेंटिटी हो गई, हम ये कह सकते हैं आपके लिए। ये फ्यूचर प्रिपरेशन है। हाँ चले, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे लोग जो सिस्टम से या आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 14 फैब को लॉन्च हुए, और 14 फैब को लॉन्च हुए क्योंकि आपका बर्थडे जो है वो 14 फैब है। तो एक क्वेश्चन मेरे जहन में ये आता है कि आपको कभी इस चीज़ का कोई एज मिला कि 14 फैब को हुए, आप पैदा हुए, तो होता है बाज़ औक़ात के मतलब दिन ही ऐसा है, तो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर या आपकी जो स्टडीज़ थी या जब जहाँ पर भी आप थे, तो 14 फैब से कोई एज मिला, फ़ायदा मिला कि यार ये तो बड़ा रोमांटिक बंदा है? हाँ जी, बहुत एज मिला। और स्कूल कॉलेज के दौर में मेरे जो नाम रखे जाते थे वो इस डेट को मद्देनज़र रखते हुए रखे जाते थे। अब वो मैं नाम नहीं बता सकता यहाँ पे। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका आपको फ़ायदा मिला कि आपको जो है वो अंडरस्टूड होता था कि यार बंदा जो है रोमांटिक ही होगा, 14 फैब को बर्थडे मना रहा है, तो मतलब साथ वो ज़बरदस्त हो गया। तो आपका जो है वो एजुकेशन कहाँ पे रही है? मतलब पहले तो आप लाहौर में हुए हैं, तो आपका एजुकेशन का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, लाहौर में ही रहा है? हाँ। कोई पॉपुलर स्कूल जहाँ पे आप, जो आपको याद हो, जहाँ आप ज़्यादा? सेंट एंथनीज स्कूल लाहौर में जो है, बिल्कुल माल रोड पे जो, बिल्कुल ठीक है, चले ज़बरदस्त हो गया। और वैसे आपने जो है वो एजुकेशन के अंदर जो है वो कौन सी फील्ड अपनी अडॉप्ट की थी? आप किस तरफ आपका था रुझान? किया तो बैचलर्स था, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं की थी। अच्छा, यानी उसको सिर्फ पढ़ा है, सिर्फ उसके रेलेवेंट कोई ऐसा जॉब या इस तरह की चीज़ नहीं की? कोई ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। आपकी फर्स्ट जॉब जो थी, पहली जॉब, वो क्या थी, पहला काम? नहीं, जॉब मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं की। अच्छा। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मैंने बिज़नेस उस एज में किया जिस वक़्त बच्चों को होश भी नहीं होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब फर्स्ट बिज़नेस किया था तो मेरी एज उस वक़्त 7 ईयर्स थी। 7 ईयर्स? हाँ जी, लिटरली 7 ईयर्स। अच्छा, 7 साल की एज में मैंने फर्स्ट। वो क्या बिजनेस था 7 साल की उम्र? बिजनेस था, बचपन से ही बिजनेस किया। और वो बिजनेस ये था कि जिस तरह अभी आपको पता है 15 अगस्त गुजरी है, तो हमारे ना वहाँ पे ट्रेंड था, जिस एरिया में मैं रहता था, बीबी पाक दमन, तो वहाँ पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड होता है कि जब 14 अगस्त आती है तो लोग ये जो 14 अगस्त का मटेरियल होता है, स्टिकर्स और ये छोटी झंडियाँ, फ्लैग्स, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये चीज़ें बेचते हैं।
तो मैंने भी क्या किया कि इस तरह का कोई 100 रुपीज़ का मुझे याद है, एक छोटी सी टेबल होती थी जो गली के बाहर, ठीक है, वहाँ पे मैं ये छोटी छोटी चीज़ें लगा के तो वो सेल किया करता था। ये मेरा ज़िंदगी का पहला बिजनेस था। ठीक है, तो पहली इनकम जो है वो जो याद हो के हाँ यार मैंने मजे पहली। की बात ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस था जिसमें जो मुझे प्रॉफिट होता था ना, वो जो चीज़ें बच जाती थी वही होता था। अच्छा है। हाँ, बाकी मैं अपने पैसे पूरे कर लेता था। सही, बिल्कुल सही। चलें, ज़बरदस्त हो गया। और अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, बहुत सारी लोगों के सामने होती हैं, बहुत सारी लोगों के इल्म में नहीं आती। आप पैसे भी कमाते हैं, रिस्पेक्ट भी कमाते हैं, आप रिकॉग्निशन भी कमाते हैं, पॉपुलर भी होते हैं जब आप सक्सेस लेते हैं। तो इस सक्सेस जर्नी के अंदर आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी आपकी क्वालिटी है? वैसे तो ये दूसरे भी बता सकते हैं, लेकिन आप बहुत बेहतर बता सकते हैं। समहाउ हमें खुद पता होता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ये मेरी क्वालिटी क्या है। आपको क्या लगता है कि इस कामयाबी के जर्नी में यहाँ तक पहुँचने के लिए वो कौन सी ऐसी एक क्वालिटी है, एबिलिटी है जो आपके अंदर आप देखते हैं कि यार ये वो एबिलिटी है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार ये मेरे नसीब से हो गया, मेरा नसीब, मेरी लक, मेरी क्वालिटी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये होता है कि यार उनके लिए जो है ना वो सच्चाई पर काम करते हैं। बहुत सारे लोग शाय होते हैं, वो शाइनेस उनकी सक्सेस बन जाती है। तो ऐसी कौन सी ऐसी एबिलिटी? बाज़ लोग बोल सकते हैं और उनको लगता है मेरा बोलना ही मेरा जो है ना वो मेरा आर्ट था, ठीक है। बाज़ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और लगता है मेरा कॉन्फिडेंस से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वरना मैं नहीं पहुँच पाता। तो आप क्या समझते हैं आपकी इस कामयाबी तक आने में कौन सी ऐसी एबिलिटी, क्वालिटी है? मुझ में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है सिवाय एक के कि कोशिश करता हूँ कि ऊपर वाले के साथ कनेक्शन में रहूँ, कनेक्टेड रहूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ में उसकी मदद शामिल होती है। और अगर मैं अपनी क्वालिटीज़ की बात करूँ तो मुझसे बहुत ज़्यादा जीनियस लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, एजुकेटेड बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत, इंटेलिजेंट, यू नेम इट, बहुत सारी क्वालिटीज़ लोगों में हैं। मुझ में शायद वैसी कोई भी क्वालिटीज़ ना हो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे सुकून होता है कि कुछ नहीं है लेकिन ऊपर वाले का साथ है, और उसी साथ की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे बहुत बड़े ख्वाब हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है यहाँ तक पहुँचे तो आगे तो अब रास्ता बहुत ईजी है। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि थ्रू आउट योर लाइफ कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको कोई रिग्रेट हो कि अगर ये ना करता तो, हालांकि होता तो वही है जो नसीब में लिखा, तकदीर में लिखा, लेकिन वी डू बिलीव इन दिस, बट ये है कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको रिग्रेट हो कि यार ये चीज़ जो है मेरी लाइफ के अंदर मैं जो है इसको अगर ना करता तो बेहतर था। ऐसा कोई रिग्रेट किसी भी हवाले से, पर्सनल लाइफ के हवाले से, इवन प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से? पूरी लाइफ है जाहिर है थ्रू आउट, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है यार ये ना करता तो मेरी लाइफ थोड़ा सा और इस तरफ होती या उसकी डायरेक्शन बदली होती, कोई ऐसा रिग्रेट तो नहीं? मेरी लाइफ सारी ज़िंदगी ज़िग-ज़ैग की तरह गुजरी। इवन के एक वक्त होता था 90s में कि मैं करोड़ोंपति, और 2000 स्टार्टिंग में ज़ीरो। इस तरह मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ज़िग-ज़ैग चली, और अक्सर मैं सोचा करता था कि यार लाइफ में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये डिस्टर्बेंस आती है, इंसान मेंटली थक जाता है। जब लाइफ ऊपर जा रही है तो सक्सेस मिल रही है तो इंसान बड़ा इजी होता है, लेकिन जब आप ब्रेक इवन पे या डाउन नीचे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो वक्त बहुत मुश्किल निकलता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ये उस वक्त तकलीफ़ देती थी, लेकिन अब आके समझ लगती है कि वो जितने भी अप डाउन थे वो मेरी ट्रेनिंग थी, प्रैक्टिस थी, और उस अप डाउन के दौरान जो भी कुछ लर्न किया, आज यहाँ तक पहुँचने में, इनोवेशन फैक्ट्री की अगर बात करें तो इन 4 सालों में वो सारे एक्सपीरियंसेस काम आए हैं। वो हर चीज़ मेरी ज़िंदगी में ऐसे जैसे कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा ट्रेंड हूँ, क्योंकि कोई भी आप नई फील्ड हो, नया बिजनेस हो, एक बुलंदी की तरफ, ऊंचाई की तरफ आप जा रहे हो, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो नई हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब वो चीज़ें हो रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ऑलरेडी ट्रेनिंग हुई हुई है, मैं उन चीज़ों से गुज़रा हुआ हूँ। बेशक छोटे पैमाने पे गुज़रा था, लेकिन
वहाँ की जो लर्निंग थी वो यहाँ की चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत इजी लगी मुझे। तो ये मेरे लिए एक हेल्पफुल चीज़ थी सारी। बिल्कुल सही। और कोई ऐसा मूवमेंट तो नहीं होता है ज़िंदगी में इंसान को कि जहाँ पे जिस चीज़ का आपको कोई रिग्रेट हो, पछतावा हो किसी चीज़ का, ऐसा कुछ है कि नहीं किसी लाइफ के अंदर? अगर पहले कभी था भी ना तो मेरे ख्याल से अब नहीं है, क्योंकि मुझे अब वो फील होता है कि वही मेरा एक्सपीरियंस था और वही मेरी ट्रेनिंग थी। चलिए, गुड हो गया। इनोवेशन फैक्ट्री का आपने तस्करा किया, तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि इनोवेशन फैक्ट्री, क्योंकि आपने तकरीबन 4 साल पहले, आई गेस 2020 के एंड पे कहीं आपने उसकी फॉर्मेशन की या उसका ख्याल आया, तो इनोवेशन फैक्ट्री क्रिएट करने का, यानी एक कंपनी जो फिनटेक डेवलपमेंट करे, फिनटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, उस कंपनी और फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट, जिनमें आपका एक बहुत पॉपुलर और सुपरहिट प्रोजेक्ट BFIC है, जो कि एक बहुत अच्छा शानदार कॉइन है और दुनिया के पहले 400-500 कॉइन्स के अंदर वो आता है। तो इनोवेशन फैक्ट्री को बनाने का ख्याल आपके दिल में कैसे आया और क्यों आया? मतलब कि यार ये इनोवेशन फैक्ट्री या फिनटेक कंपनी या क्रिप्टो की इंडस्ट्री में मैं आगे जाऊं, किस तरह से आया ये? इसके पीछे भी एक थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है। प्लीज प्लीज। हम सब लोगों ने एक अपनी लाइफ का इतना टफ टाइम देखा है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए क़यामत की तरह था, और वो टाइम था कोविड का। तो कोविड से पहले इस इंडस्ट्री में मैं 2016 में जब एंटर हुआ क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो अक्सर सोचा करता था, जब इसको एंटर हुए, इसमें कुछ लॉस किए, ठीक है, कुछ लॉसेस हुए, फिर इसको, आपको पता है जब इंसान लॉस करता है उसके बाद इंसान स्टडीज़ करता है। उस इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वॉल्व तभी होता है जब वहाँ से सक्सेस मिली हो या लॉस मिला हो। तो स्टडी करना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें सामने आती रही। एक क्वेश्चन आता था बार बार कि क्रिप्टो करेंसी का दुनिया में आने का पर्पस क्या है। तो जहाँ तक पढ़ा सुना सारा कुछ, तो उसमें तो पता ये चला कि रिप्लेसमेंट ऑफ 5th जनरेशन करेंसी है। लेकिन जब मार्केट को एनालिसिस करते थे, स्टडी करते थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते थे, तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती थी। इवन बिटकॉइन की भी बात करें तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती थी कि ये आने वाले 2, 4, 5, 10 साल में भी रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ 5th जनरेशन करेंसी, लाइक आज जिस तरह हम पेपर करेंसी यूज़ कर पाते हैं, जिस तरह हम प्लास्टिक मनी यूज़ कर पाते हैं, उसी तरह से प्लास्टिक मनी आप प्रेफर कर रहे हैं, ATM कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स का? ओके, हाँ, उसी तरह से जिस दिन हम क्रिप्टो को यूज़ करना शुरू हो जाएंगे, उस वक्त सतोशी नाकामोटो का जो ड्रीम था, देखें क्रिप्टो जब उसने दी सतोशी नाकामोटो ने 2008 में, तो वो दुनिया को उसने 2 चीज़ें दी। एक दी टेक्नोलॉजी विच इज़ ब्लॉकचेन, जिस पे पूरी दुनिया जो है लाखों के हिसाब से कॉइन आए 2008 से आज तक, और वो सब ने एक ही टेक्नोलॉजी अपनाई, वो थी ब्लॉकचेन। दूसरी चीज़ उसने क्या दी थी? आइडिया। आइडिया क्या था? रिप्लेसमेंट ऑफ 5th जनरेशन करेंसी। तो आइडिया किसी ने नहीं फॉलो किया, सबने टेक्नोलॉजी फॉलो की। तो आइडिया ये ज़हन में चल रहा था कि जो काम आज तक किसी ने नहीं किया तो क्यों ना हम करें। और ये बहुत इजी लगता था उस वक्त जब इनोवेशन फैक्ट्री की प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग कर रहा था मैं, एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर रहा था। तो उस वक़्त लगता था कि यार बस टोकन लॉन्च करना है, ठीक है, और उसके साथ यूटिलिटीज़ के आपने कॉन्सेप्ट बना लिए, बस ये कॉन्सेप्ट बन गए हैं, ये कॉन्सेप्ट ऐसे रेडी होंगे और ऐसे मार्केट में देंगे और दुनिया पागलों की तरह उन पर कन्वर्ट हो जाएगी, और हमारा दुनिया का पहला फर्स्ट रियल यूटिलिटी बेस्ड कॉइन होगा। ये BFIC के बारे में आपका आइडिया था? ये मैं बिफोर इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट किए। तो जब कहते हैं ना कि इंसान समंदर में उतरता है तो गहराई का अंदाज़ा तभी होता है। सही। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेके चले, और जब चले तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें आईटी के वाले से आए, आज तक आते हैं। और बहुत सारे चैलेंजेस जब हम आईटी के वाले से चीज़ों को ओवरकम करते थे, मैनेज करते थे, प्रोजेक्ट्स डिस्टर्ब होते थे,
यानी कि इतनी डिस्टर्बेंस। आईटी से मुराद आपकी, जब आप प्रोडक्ट्स या अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप करते थे उनको ताकि पब्लिक को प्रेजेंट कर सकें। इतना मुश्किल काम था ये, क्योंकि आईटी से रिलेटेड स्टडीज होना काम नहीं होता, प्योरली आपका बैकग्राउंड उसमें होना चाहिए, आपने उस फील्ड में कोई 8-10 साल दिए हो तो आपको पता चलता है, या काम किया होगा तो डेफिनेटली बंदे के विजन और सिनेरियोज डिफरेंट। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ऐसे आए ज़िंदगी में जिनसे हम थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स करवाते थे। जब ना पता हो तो आपको सभी बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, ऐसा लगता है, और बनाया भी, क्योंकि जो हम कमिटमेंट्स करते थे अपने कम्युनिटी से, अपने लोगों से, वो प्रोजेक्ट तो हम दे देते थे, लेकिन इतने चैलेंजेस होते थे कि वो लोगों को लगता था कि ये अनप्रोफेशनल लोग हैं। नो डाउट आईटी की फील्ड में हम थे भी, लोग आपकी इंटेंशंस नहीं देख पाते थे कि आपने कितने अच्छे इरादे से, किस नीयत से, कॉन्सेप्ट नहीं देखते थे, आइडिया, जबकि दुनिया में सिर्फ आइडिया बिकता है, लेकिन लोगों को एग्जीक्यूशन से होता, मतलब कि यार जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारे लिए क्या बेनिफिट। हमारी गलती इसमें ये है कि हमने क्या किया कि हमें खुद आइडिया नहीं था कि आइडिया के बाद डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग के बाद उसको सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लगता है। हमें ये लगता था कि बस हमने यूँ लॉन्च करना है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक आइडिया, दुनिया में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, तो हमने जैसे ही लॉन्च करना तो पूरी दुनिया ने इसमें आ जाना, जबकि ऐसा नहीं होता रियलिटी में। तो खैर बहुत सारे चैलेंजेस देखे, लेकिन डे फर्स्ट से हम एक गोल पे चल रहे थे, जो आज सुबह ही मैं स्टडी कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ क्या गोल था वो। हाँ, डे फर्स्ट से हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस था कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी होल्डर कम्युनिटी बननी है। अच्छा। और इस होल्डर कम्युनिटी को बनाने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स को उनका सहारा लेना पड़ा। और होल्डर कम्युनिटी से मुराद ये है कि जितने ज्यादा लोगों के पास आपके हमारे कॉइन के साथ एसोसिएट होने चाहिए लोग। ठीक है। किसी के पास एक कॉइन है, आधा कॉइन है, 0.1 है, 100 है, 1000 है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट होना चाहिए वो। बिल्कुल ठीक है। उनके स्टेक्स होने चाहिए और उनका हमारे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं एक कह लें कि हमें ऐसा फील हो कि जितने ज़्यादा लोग होंगे हमारे साथ कंधा मिला के खड़े होंगे, हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे, हम उतनी बड़ी सक्सेस लेंगे। तो इस चीज़ कम्युनिटी जनरेशन के ऊपर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। नो डाउट हम आज 20 मिलियन यूज़र्स तक पहुंच चुके थे। वाओ, ग्रेट। जो कि ये आज से अप्रॉक्स 10 महीने पहले की बात है कि 10 महीने पहले हमने 20 मिलियन लोगों का टारगेट अचीव कर लिया था, और 10 महीने पहले इतनी बड़ी कम्युनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इवन कि बड़े बड़े जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स मार्केट में गए, लाइक आप डॉज की बात करें, शिप की बात करें, बेबी डॉज, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स थे, उनके पास मैक्सिमम 1 मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.7 मिलियन की कम्युनिटी थी। 20 मिलियन इज़ अ ह्यूज नंबर। आज मेरी आदत है, मैं सुबह उठता हूँ या मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। आज मैंने कुछ ट्विटर पे कुछ चीज़ें देखी, कुछ वीडियोस देखी, उनमें क्या कहा जा रहा था, आज मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो इस इंडस्ट्री के कह लें कि बिग बॉयज़ हैं, बहुत सारे लोग आज एक ही बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कम्युनिटी। और नो डाउट दिस इज ट्रू। क्रिप्टो के हवाले से आज वो ये बात कर रहे हैं, जबकि जिस वक्त हम लोग इस इंडस्ट्री में आए थे, जी, उस वक्त मैंने कभी किसी से या किसी ने नहीं सुना होगा कि कोई इस एम के साथ है कि यार सिर्फ कम्युनिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कम्युनिटीज पावर वाला जो बिलीव है वो आपने क्रिप्टो के अंदर जो है अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए से स्टार्ट किया, जो इससे पहले नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक क्योंकि अपना इंटरनल विजन था कि कम्युनिटी होगी तो हम रियल यूटिलिटी पे स्विच करवा सकते हैं, ठीक है। या जो हमारे साथ डे फर्स्ट के साथ खड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि
हमसे पहले ही किसी ने बात नहीं की कम्युनिटी की। तो आज जब मैं ये सब कुछ देख रहा था तो मुझे एक चीज़ की तसल्ली हुई है जी कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। देखें, आप ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रहे होते हैं ना, आपको पता होता है कि यार आप सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को एक इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं शायद मैं सही भी हूँ भी कि नहीं, या मुझे खुद को ही लग रहा है मैं ठीक हूँ। इस तरह का कहीं ना कहीं एक डाउट मेरे अंदर भी था जी। लेकिन आज जब मैंने बहुत सारी जगहों पे ये पढ़ा कि एवरीथिंग इज कम्युनिटी, और सुना कि इन क्रिप्टो इंडस्ट्री नथिंग विदाउट कम्युनिटी,